बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर पृष्ठतनाव के बारे में पढ़ रहे हैं, आज की इस वीडियो में उसी क्रम में जो आज का जो पहला टॉपिक है वह है केसनली को तिरछा करने पर द्रव के उन्नयन पर प्रभाव। उन्नयन का मतलब ऊंचाई। जब किसी द्रव में खड़ी हुई केसनली को, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई केसनली को जब तिरछा करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस द्रव में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही जो है यहाँ पर जानना है। तो सबसे पहले चित्र के अनुसार एक चित्र बना लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है। इस में जो है एक स्मॉल आर त्रिज्या की केसनली ऊर्ध्वाधर इस द्रव में खड़ी है और इस द्रव का जो घनत्व है वह रो है, द्रव का पृष्ठतनाव टी है। जब स्मॉल आर त्रिज्या की केसनली को द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्रव उस केसनली में ऊपर चढ़ता है और केसनली के भीतर जो द्रव का तल है वह अवतल हो जाता है, जैसे कि इसके पहले के भी टॉपिक में हम आपको बता चुके हैं। यदि इस द्रव का घनत्व जो है वह रो है और पृष्ठतनाव कैपिटल टी है तथा द्रव और कांच के बीच, केसनली जो है वो कांच की है, तो द्रव और कांच के बीच स्पर्श कोण यदि थीटा है तो ऐसी स्थिति में जो ऊंचाई का सूत्र होगा, जैसे इसके पहले हम बताए हैं कि h बराबर 2t cos थीटा पान r रो जी। तो आइए लिख लेते हैं कि यदि द्रव का घनत्व रो पृष्ठ तनाव कैपिटल टी केसनली की त्रिज्या स्मॉल आर और द्रव तथा कांच की केसनली के बीच स्पर्श कोण थीटा हो तब केसनली में, तब नई लाइन में केसनली में चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या हो जाएगा? हो जाएगा h बराबर 2t cos थीटा और बटे r रो जी, स्मॉल r रो जी। समीकरण 1। यह जो सूत्र है h बराबर 2t cos थीटा बटे r रो जी, हम इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाए थे वहाँ पर हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमने सीधे लिखा है कि केसनली में चढ़े द्रव की ऊंचाई h बराबर 2t cos थीटा बटे r रो जी। अब ये जो चित्र में जो ये स्मॉल आर त्रिज्या की जो ये ऊर्ध्वाधर केसनली खड़ी हुई है, जिसमें द्रव स्मॉल h ऊंचाई तक ऊपर चढ़ा है, इस केसनली को ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोण तिरछा कर देते हैं या अल्फा कोण घुमा देते हैं। जब अल्फा कोण इसको हम तिरछा कर देते हैं, जैसे कि चित्र में दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस केसनली में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई जो है h, या द्रव के तल की ऊंचाई h वही रहती है, लेकिन केसनली के अंदर जो चढ़े हुए द्रव की लंबाई है वह बढ़ जाती है।
यदि केसनली के अंदर द्रव की लंबाई जो है वह h डैश हो, तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे यदि केसनली को अल्फा कोण झुकाने पर या झुका देने पर केसनली में द्रव की लंबाई h डैश हो, तब क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा h अपान h डैश। आधार बटे कर्ण होता है, इस वजह से कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा h अपान h डैश, और यहाँ से हम लिख सकते हैं अथवा h डैश इक्वल टू h अपान कॉस अल्फा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमने यहाँ पे बताया कि यदि केसनली को अल्फा कोण झुका देने पर केसनली में द्रव की लंबाई h डैश हो, तब कॉस अल्फा बराबर h अपान h डैश अथवा h डैश इक्वल टू h अपान कॉस अल्फा। अब समीकरण 1 से जो है हम h का मान रख देते हैं। जब रख देंगे मान को तो देखते हैं आगे क्या आता है। लिखेंगे कि समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h डैश बराबर h की जगह पर 2t कॉस थीटा और बटे r रो जी और पूरे का बटे कॉस अल्फा, अथवा हो जाएगा h डैश इक्वल टू 2t कॉस थीटा और बटे r रो जी कॉस अल्फा, यही जो है केसनली में चढ़े हुए द्रव की लंबाई है। ये जो समीकरण 3 का जो सूत्र है, जहाँ कैपिटल T जो है वह द्रव का पृष्ठ तनाव है। यहाँ लिख देंगे कि जहाँ कैपिटल T बराबर द्रव का पृष्ठ तनाव रो बराबर द्रव का घनत्व और स्मॉल r बराबर केसनली की त्रिज्या तो केसनली में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई h बराबर 2t कॉस थीटा पान r रो जी, और यदि लंबाई h डैश हो तो यहाँ पर h डैश बराबर h अपान कॉस अल्फा। समीकरण 2 हो गया। 2 से 1 में मान रखा तो केसनली में द्रव की लंबाई h डैश का सूत्र हमें प्राप्त हुआ क्या, 2t अपान कॉस थीटा बटे r रो जी कॉस अल्फा। तो ये था हमारा केसनली को तिरछा करने पर द्रव की ऊंचाई पर प्रभाव। अब अगला टॉपिक आप देखिए। अगला टॉपिक जो है वह है कि केशिकात्व के कुछ व्यवहारिक उदाहरण
केशिकात के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। तो केशिकात के कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं, जिसमें नंबर 1 जो पहला उदाहरण है केशिकात का, कि लालटेन में जो बाती होती है और उसमें छोटी छोटी केशनलियाँ होने के कारण ही जो तेल है उन्हीं केशनलियों से ऊपर चढ़ता है, और जिससे लालटेन को जलाने पर वह लालटेन जो है प्रकाश देता है। मतलब उसकी जो बाती होती है, उस बाती में छोटी छोटी केशनलियाँ होने से ही उस केशनली द्वारा जो तेल है वह ऊपर चढ़ता है, और जिससे लालटेन को जलाने पर लालटेन प्रकाश देता है। तो ये तो पहला उदाहरण है। और दूसरा ये है कि जो पेन है, पेन की निब चिरी हुई होती है, जो स्याही में डुबोकर जो जिस पेन से लिखा जाता है उसकी जो निब होती है वह चिरी होती है। निब के चिरी होने पर उस निब में एक छोटी केशनली बन जाती है, जिससे उस पेन को जब हम स्याही में डुबो कर लिखते हैं तो वह केशनली उस स्याही को सोख लेती है, और उसको जब हम किसी कागज़ के पन्ने पर लिखते हैं तो उससे लिखा जाता है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि स्नान करने के बाद हम तौलिए से अपने शरीर को सुखाते हैं, तो केशिकात का ये भी एक उदाहरण है। उस तौलिए में छोटी छोटी केशनलियाँ होती हैं, जिससे जब हम शरीर को सुखाते हैं या शरीर को जब पोंछते हैं तो वो छोटी छोटी केशनलियाँ शरीर पर उपस्थित जो जल की छोटी छोटी बूंदें हैं उनको सोख लेती हैं, और इस तरह से हमारा शरीर जो है स्नान करने के बाद तौलिए से सूख जाता है। तो ये तीसरा है। चौथा है कि पेड़ पौधों की जो टहनियाँ होती हैं उनमें छोटी छोटी केशनलियाँ होती है उसके अंदर, और उन्हीं केशनलियों से ही जल जो है ज़मीन से पूरे पेड़ तक पहुंचता है। और एक पांचवा उदाहरण है कि वर्षा होने के बाद किसान जो है वह खेतों की जुताई कर देते हैं। वह जुताई इसलिए कर देते हैं कि ताकि खेत में नमी बनी रहे। जब बारिश हो जाती है तो बारिश के पश्चात अगर खेत की जुताई ना की जाए तो खेत की जुताई करने से जो केशनली है खेत में वह टूट जाती है, और जब केशनली टूट जाती है तो जो ज़मीन के नीचे की जो नमी है वह ज़मीन के ऊपर नहीं आ पाती, जिससे उस खेत में नमी बनी रहती है। अगर जुताई ना की जाए तो केशनलियों के द्वारा, मिट्टी में बनी केशनलियों के द्वारा जो नमी है वह उस ज़मीन के ऊपर आ जाएगी, और जिससे कुछ समय के पश्चात वह खेत जो है वो सूख जाता है। तो यही कारण है कि बारिश के बाद किसान जो है वह खेत में नमी बनाए रखने के लिए उस खेत की जुताई कर देता है। तो ये था हमारा केशिकात के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। अब अगला टॉपिक, अगला है पृष्ठ तनाव पर प्रभाव। पृष्ठ तनाव पर प्रभाव। पृष्ठ तनाव पर प्रभाव। तो पृष्ठ तनाव पर निम्न बातों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें सबसे पहला है संदूषण का प्रभाव। संदूषण का प्रभाव। संदूषण का प्रभाव। संदूषण
का कैसे प्रभाव पड़ता है। जो द्रव है, जब उस द्रव के पृष्ठ पर धूल, संदूषण का मतलब धूल, मिट्टी, धूल या चिकनाई जैसे ग्रीस, तेल जब डाल दिया जाता है तो उस द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वह घट जाता है। कहने का मतलब जब द्रव में धूल, मिट्टी या चिकनाई युक्त जैसे ग्रीस, तेल को डाल दिया जाता है तो उस द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। और दूसरा, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव पृष्ठ तनाव पर, कहने का मतलब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी द्रव का जब ताप बढ़ाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव जो है वो घटता है। तो ये प्रभाव ताप का पड़ता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव जो है वो शून्य होता है। इसको मैं पहले भी बता चुके हैं कि ताप का जो है इस पृष्ठ तनाव पर प्रभाव जो है पड़ता है और ताप जब बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। तीसरा है विलेय पदार्थ का प्रभाव। विलेय पदार्थ का प्रभाव। विलेय पदार्थ का प्रभाव। विलेय पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है। जब विलेय पदार्थ अर्थात अधिक घुलनशील पदार्थ जैसे नमक को जब द्रव में घोल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पृष्ठ तनाव है वह बढ़ जाता है। अधिक घुलनशील पदार्थ जैसे नमक को जब द्रव में घोला जाता है तो उस द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाता है। और कम घुलनशील पदार्थ जैसे डिटर्जेंट, साबुन के को जब द्रव में घोल दिया जाता है या मिला दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस द्रव का या उस जल का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। तो ये था विलेय पदार्थ का प्रभाव। अब आप अगली हेडिंग देखिए, यह अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कि जल कांच को भिगोता है। जल कांच को भिगोता है। भिगोता है परंतु पारा कांच को नहीं भिगोता। नहीं भिगोता मतलब क्या कारण है कि जल जो है वह कांच को भिगो देता है लेकिन पारा जो है वह कांच को नहीं भिगोता है। तो होता क्या है कि जो जल है, जो जल के अणु हैं, जल के अणुओं के बीच जो संसंजक बल है वह जल और कांच के अणुओं के बीच जो असंजक बल है उनसे कम होता है। हमने कहा कि जल के अणुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल या लगने वाले आकर्षण बल को ही संसंजक बल कहते हैं। तो जो संसंजक बल है, संसंजक बल का मान है वह जल और कांच के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक बल के मान से कम होता है। तो ऐसी स्थिति में ही जो जल के अणु हैं वह उस कांच से चिपक जाते हैं और जब किसी भी कांच के पृष्ठ पर जब जल को डाला जाता है तो वह जल जो है उस कांच की सतह पर या पृष्ठ पर फैल जाता है। तो इस तरह जल जो है वो कांच को भिगोता है। लेकिन जो पारा जो है, पारे के जो अणु हैं या पारे के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल या जो संसंजक बल है
उसका मान पारे और कांच के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक बल से अधिक होता है। पारे के अणुओं के बीच लगने वाला जो ससंजक बल है वह पारे और कांच के बीच लगने वाले आसंजक बल से अधिक होता है, जिस कारण पारा जो है वह कांच को नहीं भिगोता और इस प्रकार ही जल जो है वह कांच को भिगोता है, परंतु पारा जो है वो कांच को नहीं भिगोता। तो ये था हमारा आज की डेट का अंतिम टॉपिक कि जल जो है कांच को भिगोता है परंतु पारा जो है वो कांच को नहीं भिगोता। तो बच्चों, इस वीडियो को जैसे मैंने बताया है जिन टॉपिकों के बारे में, आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए और कुछ बचे हुए जो शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।